महीने के आखिरी शुक्रवार को नया नियम 7 जुलाई से लागू, एनएसई ने जारी किया सर्कुलर। अगले 2 साल में खत्म होगी कोल इंपोर्ट की जरूरत, स्टील और पावर प्लांट को सस्ते में मिलेगा कोयला, सरकार ने तैयार किया रोड मैप, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। होंडा ने अपनी एसयूवी एलिवेट पर से उठाया पर्दा, एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ कंफर्ट का पूरा ख्याल, जुलाई से होगी बुकिंग, 11 से 19 लाख के बीच हो सकती है कीमत। खबरों की शुरुआत करेंगे अमेरिकी व्हाइट हाउस से, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस ने भारत की तारीफ की है। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, अगर किसी को इसे देखना है तो वो भारत जाकर इसे देख सकता है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे। अमेरिका के इस बयान को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। Vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. भारत ने क्यों की अमेरिका ने क्यों की भारत के लोकतंत्र की तारीफ और राहुल के बयानों से इसका क्या है संबंध, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। आज सीबीआई की टीम ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंची। ट्रेन हादसे के पीछे साजिश की आशंका को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। रेलवे सेफ्टी कमीशन भी अलग से हादसे की जांच कर रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी आज शाम रेलवे के सभी जीएम और डीआरएम के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेन हादसे में घायल लोगों का हालचाल पूछने के लिए बालासोर और कटक पहुंची। विपक्षी पार्टियां ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन जेडीएस के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा रेल मंत्री के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी रेल हादसे की जांच चल रही है, इसलिए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है। रेलवे मिनिस्टर has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly. Let the inquiry be completed, and the minister is doing his best. And the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise. जाहिर तौर पर बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्मा रही है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। शुवेंदु अधिकारी ने ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ है। सीबीआई जांच की बात से ये इतना क्यों घबरा रहे हैं, जबकि ये तो दूसरे राज्य की घटना है। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন, তো সিবিআই নিয়ে অডিট কেন, তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে, এত প্যানিক কেন? এই কল রেকর্ড ট্যাপিং, কনভারসেশন বিটুইন টু রেসপন্সিবল রেলওয়ে অফিসার্স, এটা যে কত বড় আগামী দিনে স্ক্যাম এক্সপোজ হতে যাচ্ছে তৃণমূল বুঝতে পারবে। और अब बात रेसलर्स विवाद की, जिसमें दिल्ली पुलिस सोमवार देर रात भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पहुंची। पुलिस ने ब्रजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ब्रजभूषण के ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर शामिल थे। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस की टीम गोंडा के विष्णुपुर स्थित उनके घर पर गई। यहां करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से जवाब और सवाल किए गए। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम देर रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। डिटेल बता रहे हैं इस पर हमारे सहयोगी निखिल लाखवानी।
रेस्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर के दिल्ली पुलिस की आज टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गई जांच के लिए। जानकारी के अनुसार न केवल लखनऊ बल्कि गोंडा जाकर के भी दिल्ली पुलिस ने कुछ बयान रिकॉर्ड किए हैं जो कि बृजभूषण शरण सिंह के संबंधित लोग हो सकते हैं। ये एक जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से निकल के आई। इसके अलावा अगर किसानों की बात की जाए जो लगातार इस मामले में रेसलर्स के साथ, पहलवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि कल दिल्ली में एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अलग अलग जो किसानों के संगठन है वो इसमें आते हैं। इसी के साथ बीकेयू भी इसी का पार्ट है, भारतीय किसान यूनियन। हालांकि ये सब लोग कल डिसाइड करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाया जाए या किसानों का क्या रोल इस पूरे किस भूमिका में किसान अदा करेंगे पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के, ये भी एक डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ये सारे घटनाक्रम गृह मंत्री अमित शाह से रेसलर्स की मुलाकात के बाद निकल के आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जून का जो अल्टीमेटम किसानों द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया था बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेने को लेकर के, उसको हाल फिलहाल अभी रोक दिया गया है। लेकिन आगे क्या कुछ इसका प्रारूप होगा वो कल की मीटिंग के बाद ही निकल के आएगा। लेकिन इन सब के बीच सारे ही रेसलर्स जितने भी चेहरे हैं प्रोटेस्ट का, उन सबका यही कहना है कि आंदोलन उनका लगातार जारी है। इसी के साथ उनकी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी नौकरी को लेकर के, उसको भी ये लोग साथ निभाते रहेंगे और सभी लोग एक साथ अभी यूनाइटेड है, अभी इनका गठबंधन बना हुआ है। कैमरा पर्सन विमल के साथ निखिल लखवानी, CNBC आवाज के लिए। और अब बात ऑनलाइन गेमिंग की, क्योंकि सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जाएगी जिसमें कोर्ट ने स्किल्ड बेस्ड गेम को गैम्बलिंग मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने गेम्स क्राफ्ट पर 21,000 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस को भी खारिज कर दिया था। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं जरा ऑनलाइन गेम्स पर अब केंद्र सरकार क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने जीएसटी विभाग के 21,000 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस को खारिज कर दिया था। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करेगा और उसके बाद ही इस पूरे मसले पर आगे की रणनीति बनाएगा। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट में गेम्स क्राफ्ट नाम की कंपनी जीएसटी विभाग के टैक्स नोटिस के खिलाफ गई थी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं चांस बेस्ड गेम्स से बिल्कुल अलग होते हैं, लिहाजा इस पर 28% जीएसटी नहीं लगना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का शुरू से ही ये तर्क है कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये सब एक तरह से गैम्बलिंग है और इस पर 28% जीएसटी लगना चाहिए। इस पूरे मामले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और साथ ही साथ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पूरे मुद्दे पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनी हुई थी उसकी भी रिपोर्ट पर चर्चा होगी और जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मैं बता दूं कि इसी महीने के आखिर में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और इस पूरे मसले पर इसमें गंभीर मंथन हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार रहा। आज सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 5 अंक चढ़कर 62,793 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 5 अंक चढ़कर 18,599 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, ऑटो, फार्मा शेयरों में रही। आईटी शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। आइए बाजार का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा सेक्टर्स और शेयरों में कैसा एक्शन रहा आज? देखिए, पहले हाफ में तो आज मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। तो प्रोमिनेंटली आज आईटी के अंदर प्रेशर था, लेकिन सिलेक्टिव डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स जो थे वो तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करता हूं, कौन कौन से आज रहे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, याद पूरा सीमेंट स्पेस आज तेजी में था। अल्ट्राटेक लीड कर रहा था 3% ऊपर, डीवी स्लैब 2.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर और ग्रासिम करीब 2% तेजी यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा 2% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे, टीसीएस 2% नीचे और विप्रो। तो निफ्टी के चारों लूजर आज आईटी साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5.5% ऊपर, पीबी फिनटेक 4.5% ऊपर, टोरेंट पावर 4% ऊपर, फाइन ऑर्गेनिक्स करीब 0.4% की तेजी यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फेसिस, थर्मैक्स। तो यहां पर भी मिड कैप के 3 नाम जो है वो आईटी से ही आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आज आईटी में मेजर प्रेशर था, तो परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा जहां पर सबसे ज्यादा दबाव। और गेनर थे आज सीमेंट, तो सीमेंट में अच्छे नाम अंबुजा, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, सब में यहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित।
और अब बात निफ्टी बैंक की, जिसकी वीकली एक्सपायरी पर एनएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है। अब निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी गुरुवार के बदले शुक्रवार को होगी। साथ ही मंथली एक्सपायरी भी महीने के आखिरी शुक्रवार को होगी। तो वहीं अगले शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो गुरुवार को एक्सपायरी होगी। आपको बता दें कि ये जो नए नियम है ये जुलाई एक्सपायरी से अब लागू होंगे। और अगले 2 सालों में कोल इंपोर्ट की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कोयला मंत्रालय ने इसके लिए ठोस रोड मैप तैयार किया है। इस पूरी खबर को जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं जरा, कोल इंपोर्ट घटाने का रोड मैप क्या तैयार किया है सरकार ने और उससे कितना फायदा होगा? कोल इंडिया की भूमिका काफी केंद्रीय भूमिका रह रही है, क्योंकि भारत में जो भी कोयला का उत्पादन होता, अगर कैप्टिव कोल ब्लॉक को छोड़ दिया है तो उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया उसकी सब्सिडरी उसका प्रोडक्शन करती है। तो कोल इंडिया के जरिए कोयले का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है, फोकस कोल इंडिया पर ही पूरे रोड मैप के दौरान। और कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी के पास काफी ज्यादा कोल वॉशरीज है, तो उनको अब ये कहा गया है कोल वॉशरीज जो 4 पुरानी है उसको आप फिर से रिवैम्प करिए, रिवैम्प करके उसको प्राइवेट कंपनियों को दे दीजिए। वो प्राइवेट कंपनियां उसको ऑपरेट करेंगी, एक कमीशन देंगी कोल इंडिया को, और फिर जो है सो वो वॉशरीज के बाद कोयला फिर बेचा जाएगा कोल इंडिया के सब्सिडरी के जरिए। दूसरा, जो 11 नई कोल वॉशरीज तैयार की जानी, वो भी कोल इंडिया के सब्सिडरी के जरिए तैयार की जाएगी। तैयार करने के बाद फिर प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा सिर्फ ऑपरेशन के लिए। वो वहां से कोल को धुलाई करके फिर कोल इंडिया के सब्सिडरी को वापस देंगे, वो कमीशन मिलेगा कंपनी के पास। दूसरा, जो नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने की योजना है, उसमें कोल इंडिया पे काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है कि उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। जो माइनिंग की तकनीक है वहां पे हाईटेक का व्यवस्था किया जाए, जो नई माइनिंग जो पड़ी हुई है उसकी व्यवस्था की जाए। ढुलाई के लिए जो सड़क के रास्ते ढुलाई होती है, पानी के रास्ते ढुलाई की जाए। तो ये सारी कोशिशें जारी है इस रोड मैप के तहत। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर गंगा नदी पर बना पुल गिरने के बाद सियासत यहां काफी गर्मा गई है। जहां एक तरफ पुल गिरने के बाद बीजेपी सरकार का इस्तीफा मांग रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पुल के एक हिस्से के यूं गिर जाने पर इसके लिए डिजाइन में खामी इसकी बताया है। दरअसल पुल गिरने के बाद से बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा था। तो वहीं पुल क्यों गिरा, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। तो वहीं इस मामले में तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो या तेज प्रताप यादव हो, ये सभी सुर में सुर मिलाकर एक तरफ बीजेपी पर कई सारे आरोप अब तक लगा चुके हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे होंडा की, जिसने आज अपनी एक मिड साइज एसयूवी एलिवेट पर से पर्दा हटा दिया है। इस बोल्ड और मस्कुलर लुक वाली एसयूवी में कंफर्ट, स्पेस और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसी वजह से इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी के साथ साथ एडीएस फीचर भी दिए गए हैं। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो कि 119 बीएचपी पावर देता है। साथ ही इसमें 7 स्पीड डीसीटी गियर का भी ऑप्शन दिया गया है। 10.25 इंच का इसमें टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कैमरा है, सनरूफ है, होंडा कनेक्ट टेक फीचर भी इसमें मिलेगा। इसकी बुकिंग जुलाई से शुरू होगी। कीमत का खुलासा फेस्टिव सीजन में होगा। कंपनी का यह कहना है कि 2030 तक एलिवेट के साथ साथ 5 नए एसयूवी लॉन्च करेगी कंपनी, और अगले 3 साल में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी कंपनी लाएगी। होंडा एलिवेट का सीधा मुकाबला क्रेटा, सेल्टॉस और कुशाक जैसी गाड़ियों से होगा। इलेक्ट्रिक व्हीलर की बिक्री 1 महीने में 1 लाख को पार कर गई है। सरकार अब इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की सब्सिडी के पैसे को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को देने जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने से खास बातचीत की। मायसा मोहता ने आप भी देखे। रिकॉर्ड नंबर हमने मई में देखा कि 2 व्हीलर्स में खासतौर पे बिक्री हो रही है। अगर इसी स्पीड से चलें तो जो फंड्स है हमारे पास, क्या हम सितंबर अक्टूबर के बाद ले पाएंगे? क्या असेसमेंट है इसका? देखिए, इसमें हमारा फेम स्कीम में टारगेट था 10 लाख व्हीकल्स का। तो चूंकि ये टारगेट रखा गया था जब
10,000 रुपीज पर किलोवाट की सब्सिडी के हिसाब से ये टारगेट रखा गया था। 2,000 करोड़ रुपए इसीलिए रखे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि 15,000 रुपीज कर दिया गया, एक्सपेक्टेड प्राइस भी 40% कर दिया गया, इसलिए फंड्स पर व्हीकल काफी ज्यादा गया। तो आई थिंक नंबर ऑफ व्हीकल्स में तो हम अचीव कर लेंगे टारगेट को, लेकिन शायद फंड्स हमें ज्यादा चाहिएंगे। तो इसीलिए हमने जो 2,000 करोड़ का टारगेट था टू व्हीलर्स में, उसको बढ़ा के फंड्स ला के उसको 3,500 करोड़ कर दिया गया। अब मुझे लगता है शायद वो फंड्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि सेल इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली हाई है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जो मई की सेल है वो ही कंटिन्यू होती है या कुछ कम होती है। तो बाकी का 1,500 करोड़ है वो तो आप 3 व्हीलर से ही लेंगे या बाकी कहीं से लेंगे, तो क्या हम माने कि 3 व्हीलर को आने वाले दिनों में सब्सिडी नहीं मिल रही है? नहीं, 3 व्हीलर्स को सब्सिडी मिलेगी, बिल्कुल निरंतर जिस प्रकार से मिलती रही है वैसे ही मिलेगी। लेकिन ये है कि जो अंदाजा था कि 2,500 करोड़ 3 व्हीलर्स पर सब्सिडी जाएगी, उतनी सेल्स 3 व्हीलर्स में देखने को नहीं मिली है, इसलिए कम जाएगी उसमें, लेकिन जाएगी जरूर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे अमेरिका और दिखाएंगे वहां एप्पल का नया गिफ्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे एप्पल की, जिसने WWDC 2023 इवेंट में अपने VR हैंडसेट विजन प्रो लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स को वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड का फील मिलेगा। ये वर्चुअल डिवाइस गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इसकी खूबियां क्या है ये बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी करत। एप्पल ने अपना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट विजन प्रो WWDC के अराउंड लॉन्च किया है। ये एक स्पेशल कंप्यूटर है और ये 5 चीजें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए इस डिवाइस के बारे में। सबसे पहले आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजर के आईज से, हैंड से और वॉइस से। इसी के साथ साथ इसमें एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले सिस्टम है जो 23 मिलियन पिक्सल्स को पैक करता है इन इट्स 2 डिस्प्लेज। साथ ही 2 तरह के चिपसेट का कॉम्बिनेशन है, एक तो पावरफुल M2, इसी के साथ साथ ब्रांड न्यू R1 चिप जो 12 कैमरास, 5 सेंसर्स और 6 माइक्रोफोन से डेटा को प्रोसेस करता है कुछ इस तरह से कि एक्चुअली यूजर्स के सामने चीजें रियल टाइम होती है। इसी के साथ साथ विजन OS एक तरह से जो एप्स है उसको डिस्प्ले के बियॉन्ड लेके जाता है, आपको बढ़िया इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। अभी ये जो डिवाइस है वो $3,500 यानी $3,499 में अगले साल से US मार्केट में आपको मिलेगा और साथ ही अलग अलग मार्केट्स में आने वाले दिनों में ये डिवाइस लॉन्च होगा। और गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी खाना किसको पसंद नहीं, लेकिन कई बार गोलगप्पे का पानी शुद्ध नहीं होता है और बीमारियां भी इससे होती हैं। लेकिन अहमदाबाद के एक स्टार्टअप ने इसका रास्ता निकाला है और ऑटोमेटिक पूरी और पानी बनाने की एक मशीन बनाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। आकाश गज्जर के कारखाने में आप आएंगे तो आपका स्वागत रोबोट चाय देकर करेगा। इसी कारखाने में आगे जाएंगे तो छोटी बड़ी कई सारी गोलगप्पे बनाने की मशीन आपको दिख जाएंगी, जो 1 घंटे में 3,000 से लेकर 1.5 लाख पूरी बनाती है। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए आकाश ने पानी का पेस्ट भी तैयार किया है, जिसको आप शुद्ध पानी में मिला दें तो पानी बन जाता है। और सिर्फ घर के लिए नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी इस मशीन का फायदा उठा सकते हैं। इसके इनोवेटर आकाश, जो खुद इंजीनियर हैं, उनका कहना है कि मशीन को वाईफाई से कनेक्ट करने पर मशीन की किसी भी परेशानी को दूर से ही ठीक किया जा सकता है और इसके लिए 24/7 कस्टमर केयर भी तैयार है। अगले साल अभी जो प्लानिंग है हमारा 60% हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम ये एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 15 कंट्री में अभी हम एक्सपोर्ट जो भी मशीन हमारी जाती है और एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले कि जिसके अंदर हाइजीनिक प्लस AI प्लस ऑटोमेशन तीनों चीज का हम उसको अंदर समावेश करेंगे। और आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने मिलेगी कि इंडिया की मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट और आत्मनिर्भर भारत की प्रोडक्ट बहुत देशों में हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अभी 30 कंट्री में हमारा टारगेट है। गोलगप्पे वाले भी इस मशीन से काफी खुश है। कस्टमर भी शुद्ध पानी मिलने से संतुष्ट नजर आए। ये मशीन से हमारे ऑटोमेटिक पानी निकलता है और इसमें क्या है कि पब्लिक को हार्जेनिक चाहिए तो हार्जेनिक लगता है पूरा। इसमें क्या है, ग्राहक भी अपने अच्छे से बढ़ गए हैं पहले से, इससे बहुत बढ़िया हमारे को फायदा मिली। एक्चुअली में पानी पूरी खाना तो सबको पसंद है, जैसा कि मुझे भी पसंद है, बट पानी का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। अनहाइजेनिक तरीके से हाथ में पूरा डुबो के देते हो, मुझे पसंद नहीं आता है।
तो मैं इसीलिए यहाँ पे ही खाने के लिए आती हूँ, ये मशीन से। तो बहुत ज़्यादा अच्छी पानी पूरी यहाँ पे मिलती है, बहुत ज़्यादा। आकाश का स्टार्टअप सिर्फ गोलगप्पे की मशीन नहीं, लेकिन चाय, गन्ने के जूस, मुखवास, रोटी, पैकेजिंग, फ्राइंग फिर पापड़ जैसी चीजों के ऑटोमेटिक मशीन्स भी बनाता है। गुजरात सरकार ने इनोवेटर के तौर पर उनको सम्मानित भी किया है। नए आइडिया से ही इनोवेशन होता है और अगर ऐसे आइडिया को बल मिलता है तो न केवल हजारों नए स्टार्टअप खुल जाएंगे, लेकिन भारत है वो ऐसी चीजों का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत मिशन विदेशों में भी तारीफ पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सैनिटेशन एक्टिविस्ट मार्क बल्ला ने भी भारत में शौचालय बनाने के काम की तारीफ की। देखिए कैसे नेटवर्क 18 का मिशन पानी और स्वच्छता इस मामले में स्वच्छ भारत मिशन के साथ कदम ताल कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन फिलैंथ्रोपिस्ट और सैनिटेशन एक्टिविस्ट मार्क बल्ला, जिन्हें टॉयलेट वॉरियर के तौर पर भी जाना जाता है, उन्होंने भारत में टॉयलेट बनाने और साफ सफाई में सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की और तब से उनका नाम प्रधानमंत्री के प्रशंसकों की सूची में शुमार हुआ। We spoke about something that he and I both have great passion for, which is sanitation. You know, in India, there's the Swachh Bharat Abhiyan. Mr. Modi is the number one change maker in the sanitation space globally. Absolutely number one. There's no one comes close. जानी मानी किताब टॉयलेट वॉरियर के लेखक ने प्रधानमंत्री के साथ स्वच्छता पर चर्चा की और स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव की सराहना की। टॉयलेट वॉरियर किताब दरअसल भारत में लड़कियों के लिए साफ सफाई से जुड़ी सुरक्षित सुविधाएं लाने के लिए बल्ला के मिशन के बारे में बात करती है। बल्ला ने न्यूज 18 नेटवर्क की मिशन स्वच्छता और पानी में एक प्रमुख भागीदार रवि भटनागर के योगदान के बारे में लिखा और उनके काम की सराहना की। We got some early successes in the state of Uttar Pradesh with the support of the government of Uttar Pradesh. We also got the support from the government of Bihar in the districts like Bhagalpur, and then we did the massive scale up in the state of Maharashtra, where we worked with all the urban local bodies, and Reckitt was awarded by the President of India in 2018 for making Maharashtra open defecation free. स्वच्छ भारत अभियान जैसे मुहिम भारत में स्वच्छता क्रांति लाने में सबसे आगे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ व स्वच्छ भारत के एजेंडे को जरूर आगे बढ़ाएगा।